हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं दीपक डागर आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके सिलेक्शन की जो उड़ान है, आज उसमें हम 2 पंख जोड़ने वाले हैं। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश और वो भी पूरा एक ही वीडियो के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों? तो बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान की किसी भी भर्ती का के लिए या राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये आपका चैप्टर महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरा ऑथेंटिक पढ़ेंगे, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से अपने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की जो पुस्तकें आती हैं, इसके अलावा हमारा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी बेस, उन सभी को लेकर के जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, उसके अनुसार अपन ये पूरा आज गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक देखना पूरा कंटिन्यू। ठीक है? तो देखिए, आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तीनों शाखाएं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है? मंडौर शाखा, भीनमाल शाखा और कन्नौज शाखा। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, एक आप ऐसा करना है कि मैं इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, ये रिकॉर्ड होने के बाद में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है? और टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा और ये आपको टेलीग्राम सर्च करना है जीके दीपक डागुर। वहाँ जीके दीपक डागुर सर के नाम से आपका टेलीग्राम आ जाएगा। ज्वाइन करें उसको और बाकी के डेली कुछ ना कुछ उसमें आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले 2 शब्द आप देख लीजिए। एक है आपके सामने गुर्जर, ठीक है, गुर्जर लिखा हुआ है, और एक शब्द है आपके सामने प्रतिहार। गुर्जर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुर्जरात्रा। ठीक है? एक गुर्जरात्रा क्षेत्र है। गुर्जरात्रा क्षेत्र है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। ठीक है? प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। यानी कि गुर्जरात्रा क्षेत्र में और द्वारपाल का कार्य करने वाले कहलाए आपके गुर्जर प्रतिहार। ठीक है? प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, यानी कि द्वार पर खड़े होकर के रक्षा करने वाला। अब ये गुर्जरात्रा क्षेत्र में शासन करते थे, इसलिए ये जो गुर्जरात्रा है इसी से अपभ्रंश होकर के एक जाति बनी जिसका नाम रखा गया गुर्जर। ठीक है? तो इसी के बारे में, इसी के शासन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे राजपूताना के जो बाद में वंश बने वो सभी इनके नीचे काम किया करते थे, इनके सामंत हुआ करते थे। सारे कुछ टॉपिक पे अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, 6वीं सदी से लेकर के 6वीं सदी से 12वीं सदी तक प्रतिहारों का शासन रहा है। 8वीं सदी से 10वीं सदी तक राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा है। ठीक है? यानी कि 6वीं से लेकर के 12वीं तक तो इन्होंने शासन किया है, लेकिन इसके बीच 8वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी तक, यानी लगभग 200 वर्ष तक ये बहुत ही मजबूत स्थिति में रहे थे। प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण, यानी भगवान राम के भाई जो लक्ष्मण है, उनके वंशज मानते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? सुनिए कि देखो, भगवान राम जब वन में थे, ठीक है, उस समय उनकी कुटिया के बाहर, सीता माता और राम की कुटिया के बाहर लक्ष्मण जो है वो प्रतिहार का, यानी कि द्वारपाल का काम किया करते थे। किसका काम करते थे? लक्ष्मण जी द्वारपाल का काम किया करते थे। उनकी कुटिया के बाहर खड़े होकर के और उनकी रक्षा करने का, पहरेदारी करने का काम किया करते थे। ठीक है? तो इसी कारण ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इनकी जो उपाधि है वो रघुकुल तिलक है। ठीक है? इनकी जो कुल देवी है, ध्यान देना, कुल देवी है वो चामुंडा माता मंदिर है, चामुंडा माता है। और चामुंडा माता का जो मंदिर है लाडलो, वो वर्तमान में आपके मेहरानगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ में बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। हालांकि पहले ये मूर्ति जो है वो मंडौर में थी। ठीक है? चामुंडा माता की मूर्ति मंडौर में थी, लेकिन राव जोधा के शासनकाल में, राव जोधा ने जब 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, तो उस समय इस मंडौर से इस मूर्ति को लेकर के आ गए थे मेहरानगढ़। ठीक है? क्योंकि राव जोधा ने मंडौर से अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी मेहरानगढ़ के लिए, जोधपुर के लिए। ठीक है? तो ये मूर्ति भी वहां लाई गई। इनके, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के कुल देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, और विष्णु का एक अवतार है जिसे हम वराह अवतार कहते हैं, उनकी पूजा मुख्य रूप से करते हैं। इनका जो शासन क्षेत्र है या मूल स्थान है वो है गुर्जरात्रा। ठीक है? तो गुजरात वाला वर्तमान का क्षेत्र, लेकिन हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो जोधपुर और पाली। ठीक है? जोधपुर और पाली यानी कि पश्चिमी राजस्थान वाला कुछ क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता था। ठीक है?
चलिए हर पॉइंट पर बात करेंगे, किसी भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं है। छोटी भर्ती से लेकर के बड़ी भर्ती तक आपका ये जो चैप्टर है बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप वैसे भी देखेंगे ना कि आप यूट्यूब पे खूब सर्च मारते होंगे, लेकिन वहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश आपको पढ़ने को मिलता होगा, लेकिन ऑथेंटिक चीजें नहीं मिलती होंगी, ठीक है। क्योंकि कई जगह क्या कर रखा है कि कन्नौज के शासकों को मंडोर में पढ़ा रखा है, ठीक है, या फिर कन्नौज के शासकों को आपके भीनमाल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ऐसा मिक्स कर रखा है, लेकिन अपना नहीं, अपना पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे सारी चीजें। देखिए ओसिया, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है वर्तमान में। कन्नौज, कन्नौज के मंदिर प्रतिहारों की देन है, ठीक है। यहाँ के जो मंदिर हैं आपके कलात्मक मंदिर हैं, देखने के लिए मिलते हैं, प्रतिहारों की देन है। और वैसे भी अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरों का जो निर्माण है, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण वो प्रतिहारों ने ही कराया था, ठीक है। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों के द्वारा कराया गया, या कहें कि राजस्थान में सर्वाधिक कलात्मक मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास का उल्लेख दो शिलालेखों से मिलता है, एक मंडोर शिलालेख, एक आपका घटियाला शिलालेख। दोनों के दोनों शिलालेख आपके जोधपुर में ही स्थित हैं, ठीक है। एक कक्क नाम का शासक हुआ था और उसके दो पुत्र हुए थे, जिसमें से एक का नाम था बाउक और एक का नाम था कक्कुक, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये शिलालेख लिखे गए थे। आगे इसकी चर्चा करेंगे, पूरा आएगा, चिंता ना करें। चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, जिसका ऐहोल अभिलेख है कर्नाटक में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है सबसे पहले। और ये चालुक्य शासक था एक पुलकेशिन सेकंड, उसके समय का ये लिखा हुआ है। अब देखिए नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़ के अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, यानी कि प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर। इसीलिए मिला करके नाम बोल दिया गया गुर्जर प्रतिहार। क्या कहा? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। अब देखिए इन प्रतिहारों के शासनकाल के समय कुछ अरब यात्री भी यहाँ पर भारत घूमने के लिए आए थे और उन्होंने भी इन प्रतिहारों के बारे में अपने ग्रंथों में जिक्र किया है। तो अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज नाम से पुकारा है। किसके नाम से? जुर्ज के नाम से पुकारा है। एक अरब यात्री है अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी ये जब अपने भारत में आया था तो इसका एक ग्रंथ है महजुल जुहाब, इसने गुर्जर प्रतिहारों को तो अल गुर्जर कहा है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों को किस नाम से पुकारा है? अल गुर्जर के नाम से। और यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा है उसको बोरा के नाम से कह करके पुकारा है। किस नाम से? बोरा, ठीक है। एक चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों को कुचेलो, क्या कहा है? कुचेलो, ठीक है। गुर्जर शासकों को कुचेलो के नाम से पुकारा है और इनकी राजधानी भीनमाल बताई है। कौन सी बताई है? भीनमाल बताई है, ठीक है। अब इसने भीनमाल को आपके भीलामाला या पीलो मोलो के नाम से भी पुकारा है। चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? सी यू की, ठीक है। सी यू की नाम से इसकी एक पुस्तक है, सी यू की, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे सर सी यू की, ठीक है, सी यू की, ठीक है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने राजस्थान में आया था और ये अपने राजस्थान में भीनमाल भी आया था, ठीक है। तो इसका जिक्र किया है। बैराठ भी गया था। जब हम सभ्यताएं पढ़ते हैं तो बैराठ सभ्यता को इसने पार यात्र के नाम से पुकारा था, ठीक है दोस्तों। तो चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों के बारे में उल्लेख किया है कि इसने गुर्जरों को कुचेलो इस नाम से पुकारा है और इनकी राजधानी जो भीनमाल है उसको भीलामाला या पीलो मोलो के नाम से बताया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देने वाले अभिलेख, किसकी बात करेंगे? अभिलेख। अब अभिलेख के अंतर्गत आपके शिलालेख भी आते हैं, प्रशस्ति भी आते हैं, ताम्रपत्र भी आते हैं, दानपत्र भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, ठीक है। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड या ऐसे सोर्स जिनसे हमें किसी चीज का पता चले। तो देखिए कहाँ कहाँ से हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक तो आपका ऐहोल अभिलेख है जो कि मैंने बताया था कर्नाटक में है। गुर्जर प्रतिहार की सर्वप्रथम जानकारी, ध्यान रखना, सर्वप्रथम जानकारी अगर हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में मिलती है तो ऐहोल शिलालेख से मिलती है जो कि कर्नाटक में है और चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के समय इसकी रचना की गई थी। मंडोर शिलालेख, मंडोर शिलालेख जो है वो आपके 837 ईस्वी में जोधपुर में, ठीक है। और इसमें हमें प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है और इसकी रचना, मैंने कहा था कि कक्क के दो पुत्र थे, एक का नाम था बाउक और एक का नाम था कक्कुक,
क्या नाम था, कक्कुक। इन दोनों भाइयों ने 2 शिलालेख लिखवाए थे मंडोर में, ठीक है, दोनों के दोनों आपके जोधपुर में। एक है जिसे कहते हैं मंडोर का शिलालेख और दूसरा है घटियाला शिलालेख। मंडोर शिलालेख 837 ईस्वी में लिखा गया था। प्रतिहार वंश की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है और इसकी रचना करवाने वाला बाउक था, ठीक है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में जोधपुर में ही है घटियाला, ठीक है। और इसमें प्रतिहार वंश की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख इसे कहा जाता है, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम जानकारी ऐहोल अभिलेख से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिहारों के बारे में वो घटियाला शिलालेख से मिलती है, जो कि 861 ईस्वी में एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसकी डेट भी पूछी जाती है, ठीक है। फिर आती है बात ग्वालियर प्रशस्ति की। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई गई है, ठीक है, यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई गई है, यानी कि लक्ष्मण के वंशज हैं। और इस ग्वालियर प्रशस्ति की रचना बालादित्य ने की थी मेहरभोज के समय में, ठीक है, मेहरभोज के समय में बालादित्य ने की थी। फिर आपका आता है एक बुचकुला शिलालेख, जो कि आपके बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। नागभट्ट सेकंड के समय इसकी रचना की गई थी। इससे भी हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब अभिलेख हो गए, अब बात करते हैं हम ग्रंथों के बारे में, ठीक है। ग्रंथों के बारे में बात करते हैं कि प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखो, अब ये कुबले माला है, इसके बारे में विशेष चर्चा तो हम जब साहित्य पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि उद्योतन सूरी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया कुबले माला, ठीक है। इसमें हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्रतिहारों का उल्लेख इसमें मिलता है। एक ग्रंथ है आपका जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था हरिवंश पुराण। कौन सा? हरिवंश पुराण लिखा था, इसमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। कल्हड़ के द्वारा राज तरंगणी लिखा गया था, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, राज तरंगणी का ध्यान रखना है। तो कल्हड़ के द्वारा राज तरंगणी लिखा गया था, इसमें प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। कवि पंप के द्वारा लिखा गया था पंप भारत और विक्रमार्जुन विजय, ठीक है, विक्रमार्जुन विजय, इनसे भी हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा गया था। बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया था, इसमें भी थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है प्रतिहारों के बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, गुर्जरों की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, इतिहासकारों के इसके ऊपर क्या क्या मत हैं, किसने क्या बताया कि प्रतिहार कैसे आए। किसी ने कहा विदेशी है, किसी ने कहा क्षत्रिय है, किसी ने कहा ब्राह्मण है, किसी ने कहा मिश्रित है, ठीक है। तो उसके ऊपर देखिए किस किस का क्या मत है। चंद्र बरदाई ने, ठीक है, चंद्र बरदाई नेणसी सूर्यमल मिश्रण, इसके अनुसार इनके अनुसार ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। कहां से? अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। कौन? आपके गुर्जर प्रतिहार। देखो, अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति बताई गई है। कितने? 4 योद्धाओं की उत्पत्ति बताई गई है। कौन कौन से वो 4 योद्धा हैं? तो देखो आपके पी, इसकी एक ट्रिक भी आती है, इसकी एक ट्रिक भी है, पी पी चाचा, पी पी चाचा, ठीक है, पी पी चाचा। पहले नंबर पर किया गया प्रतिहार, ठीक है, पी से प्रतिहार, ठीक है। दूसरे पी से एक नाम बनता है परमार, क्या बनता है? परमार, ठीक है। चा से एक नाम बनता है आपका चालुक्य, क्या बनेगा? चालुक्य। और इस चा से एक नाम बनेगा आपका चौहान, क्या बनेगा? चौहान, ठीक है। यानी कि ये बात आपके चंद्र बरदाई ने बताई है। और इसका जो हम कहें तो इस बात का समर्थन करने वाले मूणोत नेणसी और सूर्यमल मिश्रण भी हैं कि इनके अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चंद्र बरदाई कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ नाम के एक संत थे और वो आबू पर्वत पर तपस्या किया करते थे, लेकिन उनकी तपस्या में राक्षस भंग डालने के लिए आ जाया करते थे। तो उन्हीं राक्षसों का वध करने के लिए उसी अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही थे, उन्होंने अग्निकुंड से योद्धा पैदा किया। पहला किया प्रतिहार, लड़ने भेजा दुश्मनों से, लेकिन लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। दूसरा परमार पैदा किया उसी कुंड से, वो भी मारा गया। तीसरा किया था चालुक्य, वो भी मारा गया। और चौथा किया था चौहान। चौहान नाम ऐसे ही पड़ा है, यानी कि चौहान का मतलब होता है चौथी बार आहान करना, उस अग्निकुंड से आहान करना, ठीक है। तो इस तरीके से 4 योद्धा पैदा किए गए। अब ये तो हो गया किसके अनुसार? चंद्र बरदाई, नेणसी और मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। जबकि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं, यानी कि देशीय क्षत्रिय हैं।
कैसे हैं? देसी क्षत्रिय हैं। चीनी यात्री हेनसांग कह रहा है कि ये तो भारतीय क्षत्रिय हैं, ठीक है, भारतीय क्षत्रिय हैं। बम्बई गजेटियर जिसकी रचना की थी मिस्टर जैक्सन ने, और डॉक्टर DR भंडारकर इनको विदेशी बताते हैं, ठीक है, यानी कि बम्बई गजेटियर जो कि आपके मिस्टर जैक्सन ने लिखी थी और डॉक्टर DR भंडारकर इनको विदेशी बताते हैं। जॉर्ज कैनेडी इनको ईरानी मूल का बताता है। कहाँ का? ईरानी, यानी कि ईरान से आए हुए हैं, ऐसा बताया किसने? जॉर्ज कैनेडी ने। जबकि आपके कर्नल जॉन्स टॉड और कनिंगम इनको शकों और यूचियों की संतान बताते हैं, ठीक है। स्मिथ और आपके ब्यूलर और हर्नले इनको हूणों की संतान बताते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति व मजूमदार के अनुसार ये लक्ष्मण के वंशज हैं। ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पर हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि ये लक्ष्मण के वंशज हैं, लक्ष्मण की संतान है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो, मूणोत नेरसी ने गुर्जरों की कुल 26 शाखा बताई है। कितनी शाखा बताई है? 26, ठीक है। मूणोत नेरसी गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखा बताते हैं, तो हमें इस बात का भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। मूणोत नेरसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखा है? तो हम कहेंगे 26। कितनी है? 26 शाखा है इनकी, ठीक है। अच्छा, इनमें से मुख्य शाखा कौन सी है? एक तो आपकी मंडोर है, ठीक है, मंडोर शाखा है। मंडोर के अलावा आपके जालोर, आपके राजौरगढ़, ठीक है, राजौरगढ़ आपके अलवर वाला है क्षेत्र है, अलवर में पड़ता है क्षेत्र। इसके अलावा कन्नौज, उज्जैन और भड़ोच, भड़ोच गुजरात में पड़ता है। यहां पर इनकी क्या बताई गई है? मुख्य शाखाएं बताई गई हैं, जबकि कुल शाखा कितनी है? 26। कुल शाखा कितनी है? 26। अब इनमें से हमें 3 प्रतिहारों की प्रमुख शाखा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक आपकी शाखा है जिसे हम कहते हैं मंडोर शाखा, ठीक है, मंडोर शाखा कहते हैं। एक शाखा है जिसे कहते हैं हम भीनमाल शाखा, ठीक है, और एक शाखा है जिसे कहते हैं हम कन्नौज शाखा। कौन सी है आपके? कन्नौज शाखा। अब तीनों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर कि किस शाखा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, मंडोर शाखा का जो कि जोधपुर में है, इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र ब्राह्मण, ठीक है। भीनमाल शाखा का संस्थापक है आपके नागभट्ट प्रथम, बड़ा ही खतरनाक आदमी था नागभट्ट प्रथम। कन्नौज शाखा के जो संस्थापक हैं वो हैं वत्सराज, और यही कन्नौज शासक से ही प्रतिहारों को अगले 150 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ने पड़ते हैं कन्नौज के लिए, ठीक है। तो इनकी कुल कितनी शाखाएं? प्रमुख 3 शाखा हैं, जिसमें से मंडोर शाखा, भीनमाल शाखा और कन्नौज शाखा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मंडोर के प्रतिहारों के बारे में, यानी पहली जो शाखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मंडोर शाखा में हमें एक नाम मिलता है स्टार्टिंग में, हरिश्चंद्र ब्राह्मण, या फिर इसको रोहिलिद्दी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है, प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रतिहारों में सबसे पहला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम क्या था? हरिश्चंद्र, जिसको कई जगह रोहिलिद्दी के नाम से भी पुकारा गया है। कहते हैं कि हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने 6वीं सदी में प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो हम कहेंगे सर घटियाला शिलालेख से मिलता है। कहां से? घटियाला शिलालेख से इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है। हरिश्चंद्र ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। हरिश्चंद्र ब्राह्मण की कितनी? 2 पत्नियां थी। एक तो थी आपकी द्विजात्मा और एक थी भद्रा, ठीक है, द्विजात्मा और भद्रा, इस नाम से 2 पत्नी थी इसकी, ठीक है। अब जो द्विजात्मा है ना, ये द्विजात्मा ये जाति से थे ब्राह्मण। जाति से कौन थी? ये ब्राह्मण थी, ठीक है, जाति से ब्राह्मण थी, और हरिश्चंद्र भी ब्राह्मण था। अब हरिश्चंद्र ने एक पत्नी से और शादी की थी जिसका नाम था भद्रा, ठीक है, जो कि आपके छत्राणी थी। कैसी थी? छत्राणी, है ना, क्षत्रिय वंश से थी। तो इस छत्राणी से 4 पुत्र पैदा हुए, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, ठीक है। अब इन्होंने बड़े वीर योद्धा थे चारों के चारों, और करते क्या है कि मंडोर पर जाकर के अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। मंडोर, जिसे हम मांडव्यपुर के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन नाम क्या है मंडोर का? मांडव्यपुर। यहां पर नागवंशीय शासक थे, ठीक है, नागवंशीय परमार थे, और उन नागवंशीय परमारों को हरा करके यहां पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं मंडोर पर, जिसे मांडव्यपुर या मांडपुर भी कहते हैं। इस पर अपना अधिकार कर लेते हैं और इसके चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण कराते हैं। क्या करवाया? इसके चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण कराया, यानी कि इस मंडोर को एक किले का रूप दे दिया था, ठीक है। आगे चल करके भोगभट्ट, कद्दक, इनको राज्य संचालन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो गद्दी पर बैठता है आगे चल के रज्जिल।
कौन बैठता है? तीसरा पुत्र रज्जिल बैठता है। ठीक है, अब देखिए सर, रज्जिल 566 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, सॉरी 560 ईस्वी में। रज्जिल कब बैठा? 560 ईस्वी में बैठा था। इसके पिता का नाम क्या है? हरिश्चंद्र ब्राह्मण। रज्जिल ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। यह बात अपने को याद रखनी है कि सर्वप्रथम मंडोर को किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो हम कहेंगे सर आपके रज्जिल ने बनाया था। रज्जिल ने राजसूय यज्ञ करवाया और इसका दरबारी ब्राह्मण था जिसका नाम था नरहरि, और उसी नरहरि ने इसको राजा की उपाधि दी थी। क्या दी थी इसको? राजा की उपाधि देकर के इसे सम्मानित किया था। ठीक है, ये इतना सा रज्जिल के बारे में याद रखना है। मेन जो बात है वो ये है कि इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। ठीक है, ये बात हमें इसके बारे में याद रखनी है। चलिए अगली बात करें। रज्जिल के बाद शासक बना था नरभट्ट। ठीक है, नरभट्ट को उपाधि मिली हुई है पिल्लापड़ी। ठीक है, पिल्लापड़ी यानी कि गुरु और ब्राह्मणों का रक्षा करने वाला या संरक्षण। ठीक है, संरक्षण करता है, संरक्षक भी कहेंगे इसको। हेन सांग ने रज्जिल को पेल्लो पेली के नाम से पुकारा है, यानी कि अपने पुस्तक में उसने उल्लेख किया है पेल्लो पेली, यानी कि पेलम पेला करने वाला, यानी कि पेल देने वाला। पेल देने वाला मतलब यानी कि एक साहसी पुरुष, तो साहसिक कार्य करने वाला इसको कहा है किसने? हेनसांग ने। ठीक है, पेलो पेली के नाम से इसको पुकारा है, पेलो पेली। क्लियर? अगला शासक आता है नागभट्ट। कौन सा आता है? नागभट्ट, जिसे हम नाहड़ भी कहते हैं। अब देखिए भैया, इनकी राजधानी तो चल रही है आपके मंडोर ही, लेकिन नागभट्ट क्या करता है? ये इस मेड़ता को अपनी राजधानी बना लेता है, यानी कि मंडोर से इसने राजधानी कहां ट्रांसफर कर दी थी? तो हम कहेंगे सर मेड़ता को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, हाँ, तो नागभट्ट ने इसने मंडोर सॉरी मेड़ता पर अपना अधिकार किया और उसे वहां पर अपनी राजधानी ट्रांसफर इसने कर दी थी। ये नागभट्ट अलग है। इसके अलावा भीनमाल का नागभट्ट प्रथम, जिसे नागावलोक का दरबार जिसके समय कहा गया, नागावलोक कहा गया। ठीक है, वो अलग नागभट्ट है ना, तो ध्यान रखना है इनको थोड़ा सा। ये नागभट्ट कहाँ का है? ये सर आपके मंडोर का है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसमें मैंने कहा कि एक शासक आता है जिसका नाम है कक। क्या नाम है? एक शासक है जिसका नाम है कक, और इसके समय कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत बन करके रहे थे। ठीक है, यानी कि कन्नौज पर भी प्रतिहारों का अधिकार हो चुका था और उनके यहाँ ये सामंत का कार्य किया करते थे। कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत का कार्य किया करते थे। मैंने जैसा कि बताया कि इस कक के कितने पुत्र हुए थे? 2। ठीक है, कक के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक का नाम है बाउक और एक का नाम है आपके कक्कुक। ठीक है, कक्कुक। अब देखो ये 3 नाम है, एक है कक, एक है कक्कुक और एक पढ़ोगे आप कक्कुस्थ। ठीक है, कक्कुस्थ आगे आएगा वो आपके, तो ध्यान रखना कक है और कक का बेटा है कक्कुक। तो देखो बाउक ने मंडोर शिलालेख की रचना करवाई थी 837 ईस्वी में, जबकि कक्कुक ने घटियाला शिलालेख की स्थापना करवाई थी, यानी कि रचना करवाई थी 861 ईस्वी में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? मंडोर के प्रतिहार आगे चलते हैं। अब ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स इनके बारे में यहां से आगे प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसमें एक इंदा प्रतिहार नाम का शासक हुआ था। प्रतिहारों में एक इंदा था, इंदा नाम था उसका, प्रतिहार था। अब उसके समय में मुसलमानों ने मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया था, तो ये इंदा प्रतिहार मदद मांगने के लिए पहुंचता है रावचूड़ा के पास में। रावचूड़ा से कहता है कि महाराज कैसे भी करके हमारी मदद करो। ठीक है, हमें मंडोर वापस दिला दो, और अगर आप मंडोर जीतने में सफल हुए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा और मंडोर दुर्ग भी आपको दहेज में दे दूंगा खुशी खुशी। रावचूड़ा साहब खुश हो गया, बोले यार बढ़िया है, छोरी भी मिल रही है और किला भी मिल रहा है। ठीक है, यानी पूरी की पूरी रियासत मिल रही है। तो भाई करता क्या है? रावचूड़ा मंडोर जाता है और मंडोर पर किसी तरीके से अपना आक्रमण यानी कि अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद में इंदा प्रतिहार अपनी पुत्री का इसके साथ में विवाह करता है और इससे एक वचन लेता है रावचूड़ा से कि मेरे 80 गांवों को छोड़ करके पूरा का पूरा मंडोर आपका, आप मेरे 80 गांवों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आज से हम मंडोर आपके लिए सौंपते हैं। तो इंदा प्रतिहार के साथ ही मंडोर के जो प्रतिहार थे उनका शासन समाप्त हो जाता है और यहां पर फिर आपका राठौड़ वंश शुरू होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, किसके? भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में। अब यहां पर आता है साहब एक खतरनाक शासक जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। मात्र 30 वर्ष शासन किया, लेकिन 30 वर्ष में ही ये झंडे गाड़ गया था। ठीक है, कितने? 30 वर्ष में ही मात्र झंडे गाड़ गया था। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि भीनमाल के प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? तो आपका
नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा प्रतिहार साम्राज्य का इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इसकी ये जो उपाधि है ना, ये चालुक्य नरेश का जो पुल के ऐहोल अभिलेख है उसमें ये लिखा है इसको, ठीक है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। अब इसे कुछ उपाधियां मिली है। राम का प्रतिहार, यानी कि सीधे सीधे कहें तो इसे लक्ष्मण कहा गया है, ठीक है, क्योंकि राम के प्रतिहार कौन थे? उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। रघुवंशी, ये रघुवंशी नहीं है, रघुवंशी, रघुवंशी यानी भगवान राम का वंश, ठीक है, रघुवंशी प्रतिहार इसे कहा गया है। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, ठीक है, यानी कि मेघनाथ के युद्ध को रोकने वाला इसे कहा गया है। इसके अलावा इंद्र के दंभ का नाश करने वाला, यानी कि इंद्र के गर्व का नाशक, उसके घमंड को चकनाचूर करने वाला, तोड़ने वाला नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। नारायण की मूर्ति का प्रतीक इसे कहा गया है। और इसके अलावा मलेच्छों का नाशक कहा गया है। किसका? मलेच्छों का, यानी अरब से आने वाले जो मलेच्छ थे वो इधर सबसे पहले आकर के वो सिंध पर अपना अधिकार करते हैं, उसके बाद में वो भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो सर अपना ये जो नागभट्ट है वहीं पहुंच जाता है, सिंध की सीमा पर पहुंच जाता है और उन्हें वहीं पर स्टॉप लगवा देता है उनका कि आप यहां से आगे बढ़े तो फिर आपको मौत से सामना करना होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कहें कि प्रतिहार वंश जब तक चला था 12वीं सदी तक, तब तक यानी कि उससे कुछ समय पहले तक भारत की अगर रक्षा करने वाले कोई राजा हुए तो वो आपके प्रतिहारी थे, गुर्जर थे, ठीक है सर। तो राजपूत तो बहुत बाद में आए, क्योंकि राजपूत तो इनके नीचे सामंत का काम किया करते थे। जब प्रतिहारों की सत्ता कमजोर होने लगी तो राजपूतों ने अपने अपने जो ठिकाने थे उनको स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फिर। देखो भैया, इसे नागावलोक भी कहते हैं, यानी नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागावलोक का अर्थ मैं समझाऊंगा। और इसके दरबार को कहा गया है नागावलोक का दरबार। ध्यान रखना है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नागावलोक का दरबार कहा गया है। इसको क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण सुनिए। क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे सामंत, ठीक है, बहुत सारे राजा, यानी कि बहुत सारे राजपूत वंश सामंत का कार्य करते थे। सामंत मतलब राजा के नीचे वाला जो पद होता है या राजा के अधीन रह करके जो काम करता है वो सामंत है, ठीक है। अब कौन कौन से सामंत का काम करते थे? देखो, एक तो आपका गोहिल वंश है, ठीक है, गोहिल ये आपके सामंत का कार्य करते थे। चौहान है, परमार है, राठौड़ है, चंदेल है, चालुक्य है, यानी कि सारे के सारे राजपूत जो हैं वो प्रतिहारों के नीचे सामंत का कार्य किया करते थे, ठीक है। अब देखो भैया, नागभट्ट ने मेड़ता, जालौर और उज्जैन, ठीक है, 3 क्षेत्रों पर अधिकार किया था और तीनों ही क्षेत्रों को अपनी राजधानी बनाया था। देखें कैसे। तो मेड़ता पर इसने अधिकार किया था, जालोर पर और उज्जैन पर। उज्जैन अवंती भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो देखो, नागभट्ट ने अपनी राजधानी भीनमाल बनाई। तो इस तरीके से नागभट्ट क्या करता है, भीनमाल को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। नागभट्ट ने भीनमाल जो कि जालोर में है इसको अपनी राजधानी बनाई थी। चावड़ा वंश को पराजित करके भीनमाल पर अधिकार कर लिया था और इसे अपनी राजधानी बना लेता है। इसके बाद में नागभट्ट दूसरी राजधानी बनाता है अवंती, जिसे हम उज्जैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्जैन। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का समर्थन करते हैं कि नागभट्ट ने अवंती या उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था और इसी कारण उज्जैन के प्रतिहारों का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को। किसको? नागभट्ट प्रथम को, यानी कि 2 जगह का हो गया, ठीक है। एक तो हम कहें प्रतिहारों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया क्योंकि सब सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था। दूसरा, भीनमाल को राजधानी बनाया इसने, ठीक है। अगली बात करें तो इसने आपके उज्जैन को राजधानी बनाया था। उज्जैन में प्रतिहार वंश की स्थापना की थी इसने। इसी कारण उज्जैन या अवंती के प्रतिहारों का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को ही कहा जाता है। इसके अलावा कुछ समय के लिए इसने मेड़ता को भी अपनी राजधानी बनाया था। किसको? मेड़ता को भी अपनी राजधानी बनाया था। और जैसा कि मैं कह रहा था, इसने मंडौर से लेकर के भड़ोच जो कि गुजरात में है वहां तक अपने शासन की नींव डाल दी थी, ठीक है। मंडौर से लेकर के भड़ोच जो कि गुजरात में है वहां तक अपना साम्राज्य विस्तार इसने किया था। यह बात थी आपके किसके बारे में? नागभट्ट प्रथम के बारे में। कुछ जो महत्वपूर्ण उपाधियां थी वो। अब देखिए भैया, एक राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था जिसका नाम था दंती दुर्ग। कहते हैं कि उसके कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा था। तो इस बात का पता यानी कि आपके नागभट्ट को चलता है। नागभट्ट कहता है कि टेंशन किस बात की लेनी, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको पुत्र पैदा करके देंगे। बोले ऐसा क्या चमत्कार है? बोले हमारे यहाँ पर एक यज्ञ किया जाता है, हिरण्य गर्भाधान यज्ञ, गर्भाधान यज्ञ, हिरण्य गर्भाधान यज्ञ। तो साहब ये दंती दुर्ग यहाँ पर आता है
और वो हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करता है, उसे में आयोजित करवाता है और उसके बाद में उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब प्रसन्न होकर के दंती दुर्ग ने अपनी बहन भूमिका देवी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, भूमिका देवी, का विवाह नागभट्ट के उत्तराधिकारी भतीजे कक्कुक, ठीक है, कक्कुक के साथ कर दिया था, है ना। अब कक्कुक आगे चल के शासक बनेगा, क्यों? क्योंकि नागभट्ट प्रथम के कोई बेटा नहीं था। ये भी बड़ी अजीब बात है, ठीक है, या होंगे तो मतलब वो वीर गति को प्राप्त हो गए, किसी युद्ध में मारे गए होंगे, ठीक है। कुल मिला के इसने अपने छोटे भाई तेजवर्धन का एक पुत्र था जिसका नाम था कक्कुक, उस कक्कुक को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, ठीक है। अब देखिए, नागभट्ट ने अरब से आए अरबों और सिंध से बिलोचों का आक्रमण को असफल किया था, मलेच्छों का दमन किया था इसने। मैं पहले भी जिक्र किया था कि अरब से आए मलेच्छों ने सिंध पर अधिकार कर लिया तथा मलेच्छ सिंध से भारत की तरफ बढ़े और उज्जैन पर आक्रमण किया, जिसमें वो क्या हुए थे, असफल हुए थे, ठीक है। उज्जैन पर आक्रमण किया तो उसमें क्या हुए थे, असफल हुए थे, और बाद में आपके नागभट्ट प्रथम इनको सिंध की सीमा तक खदेड़ करके वापस पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए, अगला मैंने कहा था कि आपका अगला जो शासक है वो कौन है, नागभट्ट के तो कोई उत्तराधिकारी पुत्र था नहीं, तो उसने अपने भतीजे को गोद लिया था, उत्तराधिकारी पुत्र घोषित कर दिया था इसको। देखो, नागभट्ट ने अपने भाई तेजवर्धन, ठीक है, तेजवर्धन का एक पुत्र था जिसका नाम है कक्कुक, कक्कुक को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब इस कक्कुक के बारे में हमें याद रखना है कि इसने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी? मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी सर, किसने? कक्कुक ने। और इसी को कहा जाता है हमारे राजपूताने का दूसरा विजय स्तंभ। क्या कहते हैं इसको? राजपूताने का दूसरा विजय स्तंभ। कौन सा है आपका? मंडोर का, जिसकी स्थापना किसने की थी? कक्कुस्थ ने की थी, सॉरी, कक्कुस्थ, ठीक है, कक्कुस्थ ने की थी। बात समझ में आ गई? कक्कुक अलग था, देखो ये कक्कुस्थ है ये, ठीक है, कक्कुस्थ, इसको सही करना है, कक्कुस्थ, ठीक है, ये कक्कुस्थ है। तो अब कक्कुस्थ ने मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, इसे कहा जाता है राजपूताने का दूसरा विजय स्तंभ। इसे क्या कहते हैं? राजपूताने का दूसरा विजय स्तंभ। अब बात यह आती है कि सर ये दूसरा विजय स्तंभ था। देखो, मैं अगर बात करूं राजस्थान में, एक मिनट, सही चलेगा थोड़ा सा। राजस्थान में कुल विजय स्तंभ कितने हैं? तो हम कहेंगे सर 8 विजय स्तंभ है। राजस्थान में कुल कितने विजय स्तंभ है? 8, ठीक है। जिसमें से एक तो यानी कि दूसरे नंबर का जो विजय स्तंभ बना है वो आपके कहां पर है? तो हम कहेंगे सर ये मंडोर में बना हुआ है। कहां पर? मंडोर में, ठीक है। अच्छा, मंडोर में बना हुआ है, तो सर पहला कहां पर है ना? पहले विजय स्तंभ की बात करें तो पहला विजय स्तंभ है आपके बयाना दुर्ग। कहां पर है? बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग में, ठीक है। उसकी स्थापना करवाई थी आपके गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का एक सामंत था जिसका नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना, इसका निर्माण कराया था, जो कि हमारे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है, या राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ कहलाता है। बयाना दुर्ग में है। समुद्रगुप्त के समय उसके सामंत विष्णुवर्धन ने उसका निर्माण कराया था, जिसे हम भीमलाट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? भीमलाट भी कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान का नवीनतम विजय स्तंभ है आपके तनोट माता के मंदिर में बना हुआ है, ठीक है, तनोट माता के मंदिर में, जो कि आपका 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, उसके विजय के उपलक्ष्य में वो मंदिर, सॉरी, वो विजय स्तंभ बनवाया गया था, जिसे हम राजस्थान का नवीनतम विजय स्तंभ कहते हैं, ठीक है। नवीनतम हो गया, प्राचीन हो गया। दूसरा आपके कहां पर हो गया? मंडोर में हो गया। दूसरा कहां पर हो गया? आपके मंडोर में हो गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। और राजस्थान में कुल कितने विजय स्तंभ हैं? तो हम कहेंगे सर कुल तो 8 विजय स्तंभ हैं। कितने हैं? 8 विजय स्तंभ हैं। अन्य कुछ शासक हुए छोटे मोटे, देवराज है, देल शक्ति है, और देल शक्ति जैसे यानी कि देवराज या देल शक्ति, जिसे हम अवंतिया उज्जैन का शासक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सर एक शासक हुआ है जिसका नाम है वत्सराज। कौन सा है? वत्सराज। अब वत्सराज के बारे में सुनिए। यहां से हम कहें तो प्रतिहारों की एक लंबी लड़ाई शुरू होती है। इसके पिता का नाम था देवराज, जो कि हम पिछला चर्चा कर रहे थे। इसको उपाधि मिली हुई है रणहस्तिन, ठीक है। रणहस्तिन मतलब होता है युद्ध में हाथी के समान दिखने वाला,
रणहस्तिन का मतलब क्या है? युद्ध में हाथी के समान दिखने वाला। और एक इसे कहा गया है जयवराह। जयवराह का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। हाँ जी, इसका यानी कि भागवत धर्म का रक्षक और संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, ऐसे भी है। ठीक है, जयवराह। तो देखिए, भागवत धर्म का रक्षक, ये उपाधि एक ब्राह्मण है, दुग्गिल ब्राह्मण। कौन से हैं? दुग्गिल ब्राह्मण। यानी कि ये उपाधि दी गई थी इसको। इसने क्या है कि आपके वत्सराज ने राजसूय यज्ञ करवाया था और उसमें 1000 ब्राह्मणों को बुलाया था, है ना। और उन्हीं ब्राह्मणों में से एक दुग्गिल ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको ये उपाधि दी थी, वत्सराज को एक उपाधि दी थी कि आप तो भी क्या हो? जयवरा, यानी कि भागवत धर्म के रक्षक, संरक्षक हो, रक्षक हो और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाले हो, ऐसी उपाधि दी गई थी। अब इसके बदले में वत्सराज ने उन सभी 1000 ब्राह्मणों को चांदी की मुद्रा दी थी, क्योंकि इसने चांदी के सिक्के चलाए थे जिन पर जय वराह अंकित था। ठीक है। इसके दरबारी विद्वान, ये जरूर ध्यान रखना, इसके जो दरबारी विद्वान है वो है आपके उद्योतन सूरी, जिसने ग्रंथ लिखा था कौन सा? कुबलय माला। कौन सा लिखा था? कुबलय माला, जिससे हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक आपका हरिवंश पुराण है, और हरिवंश पुराण की स्थापना रचना किसने किया? जैन आचार्य जिनसेन सूरी के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये आपके वत्सराज के बारे में। वत्सराज 783 से लेकर के 795 ईस्वी तक क्या करता है सर? शासन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, वत्सराज द्वारा अत्यधिक साम्राज्य करने के कारण, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां से, वत्सराज द्वारा अत्यधिक साम्राज्य का विस्तार करने के कारण प्रतिहार साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक इसे कहा गया है। ठीक है, नींव डालने वाला। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, आपके नागभट्ट तो भड़ोच गुजरात तक शासन करता है, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, लेकिन ये भाई साहब पहुंच गए कन्नौज। कहां पहुंच गए थे? कन्नौज। इसने कन्नौज को जीत करके अपनी राजधानी बनाया था, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कन्नौज को क्या बनाया था इसने? अपनी राजधानी। और इसी कारण कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश का एक ध्रुव था, उस ध्रुव को हरा करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था और कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण कन्नौज के प्रतिहारों का संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्सराज को। ठीक है, आपके नीचे लाइन लिखी हुई है, इसी कारण वत्सराज को कहा जाता है कन्नौज के प्रतिहारों का संस्थापक। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो, नागभट्ट वो आपके उज्जैन पर अधिकार करता है, उज्जैन के प्रतिहारों का संस्थापक कहलाता है। इसने किया था कन्नौज पर। कहां पर? कन्नौज पर किया था। ये उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, वहां पर इसने अपना अधिकार किया था और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, अब ये शासन ध्यान रखना, ये अभी भीनमाल में भी है और उधर कन्नौज में भी है। कौन? वत्सराज। दोनों जगह घूम रहा है बंदा, मजा ले रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, चलिए सर आगे बात करते हैं। अब इसके समय में एक युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं हम कन्नौज युद्ध, त्रिदलीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष। हाँ जी, जो कन्नौज का युद्ध है, या त्रिदलीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं इसको। हुआ क्या था? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, कन्नौज का जो शासन है ना, कन्नौज का शासन वो पड़ गया था कमजोर। ठीक है, कन्नौज का शासन कमजोर पड़ गया था और इसी बात का फायदा बाकी के जो राजवंश हैं वो उठाना चाहते थे। और ये कन्नौज का जो युद्ध है, कन्नौज के लिए ये अगले 150 वर्षों तक चलता है। कितने? अगले 150 वर्षों तक चलता है। अब इसमें क्या क्या हुआ तो देखिए, हर पॉइंट पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ यह आपका एक राज्य है जिसे हम कहते हैं जालौर। इसको क्या कहते हैं हम? जालौर, यानी कि भीनमाल कहेंगे। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं भीनमाल। ये आपका भीनमाल है। ठीक है, ये आपका यहां पर है सर कन्नौज, और इसी कन्नौज के लिए युद्ध हो रहा है। तीन तीन रियासतें इसमें युद्ध लड़ती हैं, इसीलिए इसको त्रिदलीय संघर्ष कहा गया है। ठीक है, 3 रियासतें युद्ध लड़ती हैं। यहां पर है आपकी बंगाल में एक वंश है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश है ना, और यहाँ का एक शासक है जिसका नाम है धर्मपाल।
क्या नाम है? धर्मपाल, पाल वंश का शासक है, ठीक है। और एक ये आपका है दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश, और यहाँ का एक शासक है ध्रुव प्रथम, ठीक है, ध्रुव फर्स्ट प्रथम, राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। मैं भले लिख देता हूं राष्ट्रकूट वंश। ये आपका है बंगाल, बंगाल का पाल वंश, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इधर आपके कन्नौज में हर्षवर्धन के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में शासन कमजोर हुआ था, और ये आपके 150 वर्षों तक युद्ध चलता है। कितने? 150 वर्षों तक चलता है। अब यहाँ कन्नौज में एक शासक बैठा हुआ है जिसका नाम है इंद्रायुध। क्या नाम है? इंद्रायुध, ठीक है, इंद्रायुध। अब ये इंद्रायुध बहुत ही कमजोर शासक था, और इसी बात का फायदा उठाया भीनमाल में बैठा हुआ है अभी आपके वत्सराज, ठीक है, वत्सराज, ये भीनमाल में बैठा हुआ है। अब वत्सराज इसी बात का फायदा उठाता है और भीनमाल से चल करके सीधा पहुंचता है कन्नौज। कहां पहुंचा? कन्नौज। और इस कन्नौज के युद्ध में यहाँ पर युद्ध लड़ता है, और इसमें इंद्रायुध को हार का मुंह देखना पड़ता है, यानी कि इंद्रायुध की हार होती है, और वत्सराज का कन्नौज पर क्या हो जाता है? अधिकार, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था, ठीक है। अब भैया जब कोई समस्या आती है तो हम भागते हैं अपने पड़ोसी के पास में। अब ये इंद्रायुध हार करके भागा किसके पास? धर्मपाल के पास में मदद के लिए, ठीक है, धर्मपाल के लिए मदद के पास में भागा। अब धर्मपाल युद्ध करने के लिए जा रहा है इंद्रायुध को साथ लेकर के, कहां? कन्नौज। ये कन्नौज पहुंच जाते हैं दोनों के दोनों, लेकिन वत्सराज में गजब के जूते लगाता है, ठीक है। और वहां से ये हार करके, यानी बिहार में ये युद्ध होता है, यहाँ से हार करके दोनों वापस आते हैं, और दोनों के दोनों पहुंचे ध्रुव प्रथम के पास में, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश का है ध्रुव प्रथम, इसके पास में पहुंचते हैं। बोले भैया यार मदद कर, हम दोनों के दोनों कुट के आए वहां से, ठीक है। ध्रुव कहता है कि बेटा तुम कुटने लायक ही हो, ठीक है, लड़ना तुम्हें आता नहीं, भागते पहले हो, तो तुम कुटो, इसी लायक हो। तो इनका साथ नहीं देता है। अब ध्रुव खुद उसके मन में लालच आता है कि यार वत्सराज से मैं युद्ध तो लड़ सकता हूं, इतनी ताकत तो मेरे अंदर है। तो भाई वत्सराज, ये जो ध्रुव है, ये थोड़ी सी चाल चलता है, कन्नौज ना जा करके ये पहुंचता है पहले कहां? भीनमाल, ठीक है, भीनमाल पहुंचता है, क्योंकि वत्सराज इस समय भीनमाल में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां इस युद्ध में ध्रुव की होती है जीत, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ध्रुव इस युद्ध में जीत जाता है। जीतने के बाद में हम कहें तो भीनमाल पर अपना अधिकार करता है, और फिर कन्नौज पर अपना अधिकार करता है। वत्सराज यहां से भाग करके जंगल प्रदेश में जाकर के अपनी जान बचाता है, ठीक है। और भाई साहब कन्नौज पर अब अधिकार हो गया है किसका? कन्नौज पर। यहां से ये गया, यहां से फिर पहुंचता है सीधा कन्नौज, और कन्नौज पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार, यानी कि ध्रुव ने अब कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। और इस इंद्रायुध का एक भाई था, इंद्रायुध का एक भाई था जिसका नाम था चक्रायुध। क्या नाम था? चक्रायुध, ठीक है सर। इस चक्रायुध को अपना सामंत नियुक्त कर देता है कन्नौज का, कन्नौज की गद्दी पर बिठा देता है चक्रायुध को अपने अधीन करके। और कहते हैं कि इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इस ध्रुव प्रथम ने अपने जो राज्य चिन्ह थे, कुल चिन्ह थे, उनमें गंगा और यमुना के चिन्ह बनवाए, ठीक है। अपने जो कुल चिन्ह थे उनमें गंगा और यमुना के चिन्ह बनवाए थे, प्रतीक चिन्ह बनवाए थे। तो ये था आपका कौन सा? इसी को ही कहते हैं हम त्रिदलीय, त्रिपक्षीय या फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष। ये 3 रियासतों के बीच लड़ा गया था, है ना। 3 रियासतें थी इसमें। एक तो कन्नौज की थी, कन्नौज के लिए युद्ध हो रहा था। इधर से तो आपका गया प्रतिहार वंश, ठीक है, और बंगाल से आया आपका पाल वंश, और इधर दक्षिण भारत से गया था राष्ट्रकूट वंश। तो इन तीनों ने युद्ध लड़ा था कन्नौज के लिए, ठीक है। अब यही आगे चल करके कभी तो यहाँ प्रतिहार अपना अधिकार करेंगे, कभी फिर आपका राष्ट्रकूट वंश अपना अधिकार कर लेगा। इस तरीके से ये अगले 150 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का इतिहास खत्म होता है वत्सराज का। आगे हम चर्चा करते हैं नागभट्ट सेकंड की। किसकी चर्चा करेंगे? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट प्रथम पढ़ा था, अभी नागभट्ट सेकंड, ठीक है। तो देखो भाई, नागभट्ट सेकंड क्या करता है? जालौर के गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। क्यों? क्योंकि अभी वत्सराज हार गया था, ठीक है, भीनमाल जालौर से हार गया था, और ये वहां पर दोबारा से क्या करता है? अपने शासन की स्थापना करता है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया है। उपाधि इसकी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर है। नागभट्ट ने राष्ट्रकूट वंश के,
यानी कि पहले तो था राष्ट्रकूटवंश का ध्रुव प्रथम, और ध्रुव प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आता है गोविंद थर्ड। ठीक है, गोविंद थर्ड। इस गोविंद थर्ड को पराजित करके और अपने पिता की हार का बदला लेता है, और कन्नौज पर फिर से क्या कर लेता है, ये अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, नागभट्ट ने कन्नौज के चक्रा युद्ध, जो कि राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव प्रथम का अधीन था, फिर आपके गोविंद थर्ड का अधीन हो गया था, को हरा करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, यानी कि इसके पापा ने भी राजधानी बनाया, जीत लिया था। ठीक है, फिर इसने जीत लिया था, अपने पिता की हार का बदला ले लिया था। और मैंने कहा था कि कन्नौज का युद्ध अगले 150 वर्षों तक चलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। इसके बाद में नागभट्ट ने अपने सामंत गुबक चौहान के सहयोग से धर्मपाल पाल वंश को बिहार युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, यानी कि अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए धर्मपाल को उसने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, इसके बाद में नागभट्ट, अब देखो यहाँ साथ किसने दिया इसका, गुबक चौहान ने। साथ किसने दिया, गुबक चौहान ने। अब इसका बदला चुकाने के लिए नागभट्ट क्या करता है कि गुबक चौहान के साथ में अपनी पुत्री जावाली का विवाह कर देता है। ठीक है, यानी कि एक तो सामंत है, नीचे काम करने वाला है, अब उससे रिश्तेदारी कर ले तो और भी ज्यादा गहरे रिश्ते हो जाते हैं। समझ रहे हो। ठीक है, तो 833 ईस्वी में नागभट्ट ने गंगा में जल समाधि ले ली, और ऐसा उल्लेख मिलता है हमें प्रभावक चरित्र ग्रंथ से। ठीक है, चंद्रप्रभु सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है रचित प्रभाविक चरित्र ग्रंथ, इसमें ये इस बात का उल्लेख मिलता है। फिर अगला एक शासक आता है जिसका नाम है रामभद्र। ठीक है, बहुत ही बेकार सा शासक, अत्यंत दुर्बल शासक। ठीक है, देखो नागभट्ट ने तो क्या क्या कर लिया। ठीक है, अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया, और उसके बाद में फिर पिता की हत्या के बाद में कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था, जालौर पर अपना अधिकार किया वापस। ठीक है, इतना बढ़िया साम्राज्य चलाया, लेकिन छोरा निकम्मा निकल गया, बहुत ही कमजोर शासक था। ठीक है, अब इस रामभद्र का एक बेटा होता है जिसका नाम है मेहर भोज, जो कि बहुत ही खतरनाक आ रहा है अब आगे। ठीक है, मेहर भोज, इस मेहर भोज ने अपने पापा की कमजोरी को देखा कि ये पापा तो सारा ही कुछ खत्म कर देंगे, इसीलिए पापा को टाटा बाय बाय कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। इसी कारण इसके पुत्र मेहर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेहर भोज प्रथम के बारे में, एक वीर योद्धा। ठीक है, हाँ जी, देखो सर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेहर भोज के बारे में। तो मेहर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रतिहारों का पितृहंता कहते हैं। पितृहंता मतलब जो अपने पिता की हत्या कर देता है वो पितृहंता कहलाता है। ठीक है, अब इसने कुछ उपाधि ली थी, जैसे कि आदिवरा, जिसका अर्थ होता है, आदिवरा का ही अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ठीक है, प्रभास पाटन, ये भी उपाधि इसने ली थी। इनके उल्लेख मिलते हैं जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी का विजेता बग्गरमा लेख में मिलता है। आदिवरा की उपाधि जो है वो आपके ग्वालियर प्रशस्ति में, जिसकी रचना बालादित्य ने की थी। ठीक है, इसके शासन में ही की थी मेहर भोज के समय। और प्रभास पाटन की दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। ठीक है, 9वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सम्राट डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है इसको। ठीक है, 9वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सम्राट इसे माना गया है, और वो ये बात किसने कही है आपके भैया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। मेहर भोज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, जिन पर श्री मद आदि भरा, मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, श्री मद आदि भरा यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला अंकित करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में। तो भैया देखो आगे इसके शासन काल में, यानी कि मेहर भोज के शासन काल में आया था कौन, सुलेमान। ठीक है, अरबी यात्री था सुलेमान, यह आया था, और इसी ने ही भारत को काफिरों का देश कहा था। इसी ने क्या कहा, भारत को काफिरों का देश कहा था। ठीक है, क्यों कहा था भाई साहब, मिर्ची लगी थी इसलिए कहा था। ठीक है, ये अपने ग्रंथ है इसका एक, उल सिंध वल हिंद। ठीक है, उल सिंध वल हिंद, ये इसका ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में ये उल्लेख कर रहा है कि भारत काफिरों का देश है। मेहर भोज बहुत ही कट्टर हिंदू शासक है। ठीक है, मेहर भोज बहुत ही कट्टर हिंदू शासक है, और इसने जो पहले मुसलमान बन गए थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उनको दोबारा से इसने हिंदू बना दिया था मेहर भोज ने। इसीलिए तो गुर्जर वीर योद्धा कहते हैं कि हम मेहर भोज की संतान है। ठीक है, अब ये तो बावली तरेड़ है कुछ, जो कहते हैं कि भैया गुर्जर क्या है, गाय भैंस चराने वाले। अरे नालायक को, सबसे पहले अगर किसी ने राज किया ना अपने राजपूताने में, तो ये प्रतिहारी हैं। अग्निकुंड से सबसे पहले पैदा भी यही हुए थे। ठीक है, बाकी तो आप जितने भी राठौड़ हैं, गोहिल हैं, आपके चालुक्य हैं, चेदी हैं, ठीक है, ये आपके ये सारे के सारे इनके सामंत हुआ करते थे, इनके नीचे काम किया करते थे। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ा सा, है ना।
हाँ, तो देखो भैया, मेहर भोज कट्टर हिंदू शासक था, इसने बहुत से मुसलमानों को पुनः हिंदू बनवाया था। तो कम से कम ये सुलेमान को ये तो पता था कि भाई जो यहाँ भारत में या हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू थे, उन्होंने डर की वजह से धर्म परिवर्तन कर लिया था अपना। ठीक है, चलिए, तो सुलेमान अपने ग्रंथ में कह रहा है उल सिंध वल हिंद में कि मेहर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मेहर भोज को क्या बताया? भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। अरबों का अमित्र कहा है, अरब से आने वाले जो मुस्लिम हैं उनका अमित्र यानी कि दुश्मन। इस्लाम का शत्रु कहा है, क्योंकि पुनः वापसी करवा दी थी हिंदुओं की, दोबारा से हिंदू धर्म में मुसलमान बन गए थे जो। इस्लाम की दीवार, ठीक है, इस्लाम की दीवार भी कहा है। ठीक है, तो ये बात कही थी किसने? सुलेमान ने। और सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? तो हम कहेंगे सर मेहर भोज के समय आया था। किसके? मेहर भोज के समय हमारे भारत घूमने के लिए आया था। चलिए आगे बात करते हैं, इसके दरबार में सामंत कौन कौन थे? देखो, चौहान इसके सामंत हैं, चालुक्य इसके सामंत हैं, चेदी इसके सामंत हैं, गोहिल वंश इसके दरबार में सामंत का कार्य किया करते थे। अरबों को पराजित किया था इसने। अरबी सेना नायक जुनेद खां, जो कि इधर आक्रमण करने के लिए आया था भारत पर, इसको इसने पराजित किया था। कालिंजर में जीत प्राप्त हुई थी। जय शक्ति चंदेल यानी चंदेल वंश का, क्योंकि इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ठीक है, चंदेल ने, जयशक्ति चंदेल ने। तो उस कालिंजर के युद्ध में जयशक्ति चंदेल को हराकर महेश भोज ने कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया था। बोल बेटा हमको छोड़ के जाएगा, हमसे आजादी, है ना? तो इस वजह से। और देखो भैया, गोहेल वंश, गोहेल वंश हर्षराज गोहेल, ठीक है, मैंने कहा था ना कि गोहेल वंश भी इनके दरबार में क्या था? सामंत का कार्य करते थे। और हर्षराज इस समय है, और वो गोहेल जो है, हर्षराज गोहेल, वो मेहर भोज का सामंत था। ठीक है, राष्ट्रकूटों से युद्ध, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण सेकंड को हराकर मेहर भोज ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? उज्जैन पर। और मैंने कहा ना आपसे कि वो कन्नौज वाला चल रहा है। अब कन्नौज के चक्कर में प्रतिहारों को जगह जगह युद्ध का सामना करना पड़ रहा है कन्नौज के लिए। ठीक है, पालों से युद्ध, पाल वंश के नारायण पाल को मेहर भोज ने पराजित किया था, क्योंकि पाल वंश भी अपने आप को कन्नौज में हारे थे, वो भी अपना हार के बदला लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है। आगे बात करते हैं महेंद्र पाल प्रथम के बारे में। किसके? महेंद्र पाल प्रथम। देखो भैया, इनके समय में थोड़ा बहुत कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है। मैंने सिर्फ उसी राजा का शासनकाल लिखा है जो कि ऑथेंटिक है। अगर किसी का ऑथेंटिक नहीं है, डाउटफुल दे रखा है, तो वो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, और ना ही इनके किसी भी राजा का शासनकाल पूछा जाएगा। इनके अभिलेख या शिलालेखों के साथ समय जरूर पूछे जाएंगे, 2-3 जो अपने शिलालेख हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए महेंद्रपाल, महेंद्रपाल को उपाधि धारण की थी इसने रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेश, महेंद्रा युद्ध, परम भागवत, परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। ठीक है, अब भैया इसके अलावा देखो, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है बी.एन. पाठक। क्या नाम है? बी.एन. पाठक। बी.एन. पाठक ने इस महेंद्रपाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। क्या कहा है? हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट। किसने? बी.एन. पाठक ने। और किसको? महेंद्र पाल को। अब आप अलग अलग नाम पढ़ते होंगे, ठीक है, अलग अलग नाम पढ़ते होंगे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट। क्या कहते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट। राणा सांगा को कहते हैं हिंदूपति, यानी कि हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, ऐसा कहा जाता है महाराणा सांगा को। थोड़े से शब्द हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो भैया, इसके दरबारी कवि का नाम जरूर याद रखना है, राजशेखर था। ठीक है, राजशेखर। इसकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। सबसे ज्यादा तो यही पूछी जाती है, कर्पूर मंजरी। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कि कर्पूर मंजरी की रचना किसने की थी? तो राजशेखर ने, जो कि महेंद्रपाल प्रथम के यानी महेंद्रपाल प्रतिहार के दरबार में दरबारी विद्वान था। ठीक है, और भी हैं कुछ, जैसे काव्य मीमांसा, ये भी खूब पूछी गई है। और विद्यसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, भुवनकोश, प्रचंड पांडव, ये राजशेखर के द्वारा कुछ रचनाएं की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फिर। सर अब आएगा आगे मेहर भोज सेकंड। पहले हमने मेहर भोज पढ़ा था जो कि खतरनाक था, अब मेहर भोज प्रथम की बात कर रहे हैं। देख भैया, जैसे ही मेहर भोज के पिता महेंद्रपाल की मृत्यु होती है, तो महेंद्रपाल की मृत्यु होने के बाद में इसके जितने भी पुत्र थे उनमें सभी में उत्तराधिकार को लेकर के आपस में युद्ध छिड़ जाता है।
ठीक है, क्या छिड़ गया था? युद्ध छिड़ गया था, आपस में लड़ने लगते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब मेहर भोज ने क्या किया, ये मेहर भोज जो सेकंड है, इसने चेंदी सामंत के कोक्कल देव के, ठीक है, कोक्कल देव, इसकी सहायता से और उत्तराधिकार पद प्राप्त कर लिया था, यानी कि गद्दी प्राप्त कर ली थी, कन्नौज की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, लेकिन ज्यादा शासन नहीं कर पाया, मात्र 3 वर्ष शासन करवाया था। ठीक है, और 3 वर्ष बाद ही इसका एक सौतेला भाई है जिसका नाम है महेपाल प्रथम, इसने चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता से और राज्य छीन लिया था। तो ये मात्र 3 वर्ष 1910 से लेकर के 910 से लेकर के 913 तक शासन कर पाता है। 3 वर्ष ही शासन किया था। फिर इसका सौतेला भाई जो कि पहले भी लड़ा था इससे गद्दी के लिए, ठीक है, महेपाल प्रथम, ये शासन पर बैठ जाता है, कन्नौज की गद्दी पर बैठ जाता है। अब देखिए सर, हम पढ़ेंगे महेपाल प्रथम को। किसको पढ़ेंगे? महेपाल प्रथम। महेपाल प्रथम 914 से लेकर के 945 तक शासन करता है। अब हमने पिछले वीडियो में आप देखा होगा कि बात कर रहे हैं हम मेहर भोज प्रथम की। मेहर भोज प्रथम के समय में सुलेमान आया था, अरबी यात्री सुलेमान आया था मेहर भोज प्रथम के समय में। और इधर हम बात कर रहे हैं मेहर भोज आपके महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के समय में अरब यात्री अल मसूदी आया था। कौन आया था? अरब यात्री अल मसूदी। देखो इसकी कुछ उपाधियां याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका राजकवि, अब देखो इससे पहले राजकवि कौन था? राजशेखर ही था, और अभी भी राजशेखर है। ठीक है, तो दरबारी कवि राजशेखर ने इसको उपाधि दी थी हैरमपति की। किसकी? हैरमपति की। और 915 ईस्वी में अल मसूदी, अरब यात्री है, अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी कब? 915 ईस्वी में। और अल मसूदी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है महजुल जुहाब के अनुसार महिपाल के पास में 4 सेनाएं थी जिनमें 30 से 35 लाख सैनिक थे। कितने थे? 30 से 35 लाख सैनिक इसमें हुआ करते थे। राष्ट्रकूटों से युद्ध लड़ा था, यानी कि जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट है उनसे युद्ध लड़ा था इन्होंने। ठीक है, इंद्र सेकंड ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन तथा कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन इंद्र सेकंड के वापस चले जाने पर वापस महिपाल क्या कर लेता है? वहां पर पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से देखें तो ये उज्जैन को भी हार गया था, कन्नौज को भी हार गया था। ठीक है, सारा कुछ अपना राज्य गवा बैठा था ये आपके राष्ट्रकूटों से। ठीक है, लेकिन उसके वापस जाने के बाद ये तुरंत क्या कर लेता है? उन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लेता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद में कुछ अन्य छोटे मोटे शासक आते हैं, जैसे महेंद्रपाल सेकंड है, देवपाल है, विनायक पाल है और महिपाल सेकंड है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम विजयपाल की। इसकी बात करेंगे विजयपाल की। देखो भैया, विजयपाल है ना, ये भी बेचारा कमजोरी शासक था, क्योंकि इसके शासनकाल में सभी सामंतों ने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो देखिए इसके शासनकाल में सभी सामंतों ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में? विजयपाल के शासनकाल में। ठीक है, सामंतों ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए थे। शाकंभरी के चौहान, अब देखो बात आ रही है, शाकंभरी के चौहान हैं, परमार हैं, चालुक्य हैं, चेंदी वंश, चंदेल, कन्नौज के घेड़बाल, ठीक है, ग्वालियर के कछवा आदि सामंतों ने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था। अब सोचो प्रतिहारों का कितना बड़ा शासन था। ठीक है, कितना बड़ा शासन था कि सारे के सारे प्रतिहारों के नीचे से निकल करके और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, डॉक्टर ओझा के अनुसार इसकी मृत्यु इसके सामंत गोहिल वंशीय शासक अल्लट से लड़ते हुए हुई थी। आलू रावल जिसे कहते हैं, अल्लट कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़ शासक, तो उससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब ये अल्लट भी इसका सामंत था, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था उसने, युद्ध लड़ा और मारा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राज्यपाल। किसकी बात करेंगे? राज्यपाल की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक विदेशी आक्रमण होगा बहुत भयंकर वाला, और इसके समय में अगर हम बात करें तो इसके जो पूर्वज है ना, ये कन्नौज को बड़ा ही शानदार और सुंदर सा विकसित करके गए हैं। इसमें 7 दुर्ग और 10,000 मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल के समय इसकी जो राजधानी है वो कन्नौज थी। राजधानी कहाँ पर है? कन्नौज। और मैंने कहा है कि कन्नौज बहुत ही विकसित राज्य हो चुका था। ठीक है, राजधानी कौन सी है? कन्नौज। अब देखिए कन्नौज उत्तरी भारत का सबसे विकसित और सुंदर राज्य था, जिसमें 7 दुर्ग और 10,000 मंदिर बने हुए थे। 20 दिसंबर 1018 को महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। आपको पता ही है 1018 ईस्वी में
सॉरी 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो कन्नौज पर आक्रमण करता है और कन्नौज को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है, मंदिरों में तोड़ फोड़ मचाता है, लूट भी करता है। ठीक है, सोमनाथ गुजरात को तो लूट करके ही गया था, लेकिन कन्नौज पर भी यहाँ बहुत सारा कुछ उसने लूटा था। ठीक है, मंदिरों को नष्ट कर दिया, हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय खजुराहो के सामंत, यानी कि इसका ही सामंत था जिसका नाम था विद्याधर, विद्याधर ने राज्यपाल का साथ नहीं दिया। तब तो जब महमूद गजनवी आया था तब वो विद्याधर ने साथ नहीं दिया, और बाद में बाकी के सामंतों को इकट्ठा करके ये कह रहा है कि राज्यपाल तो डरपोक है, कायर है। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल को डरपोक और कायर बता करके और इससे युद्ध करता है, और इस युद्ध में राज्यपाल की हत्या हो जाती है। ठीक है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, राज्यपाल इस युद्ध में मारा जाता है। तो देखिए, महमूद गजनवी के समय के आक्रमण के समय खजुराहो के सामंत विद्याधर ने राज्यपाल का साथ नहीं दिया, और गजनवी के वापस जाने के बाद राज्यपाल को कायर बताकर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, यह था आपका कौन सा? राज्यपाल। अब दोबारा आएगा महमूद गजनवी को किसके शासनकाल में? त्रिलोचन पाल के शासनकाल में। किसके? त्रिलोचन पाल। ठीक है, अब 1019 ईस्वी में आएगा। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर दोबारा आक्रमण कर दिया, जिसमें पराजित हुआ था। कौन? त्रिलोचन पाल पराजित हुआ था, महमूद गजनवी नहीं। ठीक है, और फिर इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है यशपाल। कौन बना है भैया? यशपाल। और यशपाल के बारे में याद रखना है कि यह प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। क्या है? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। 1093 ईस्वी के 1093 ईस्वी के लगभग गेहड़बाल वंश का एक शासक है, यानी कि इसके सामंती थे पहले गेहड़बाल। ठीक है, तो जिसका नाम था चंद्रदेव गेहड़बाल। इसने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था भैया। कहां पर? कन्नौज पर अपना अधिकार कर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया था। किसने? गेहड़बाल वंश ने। आपको पता ही होगा कि फिर यहाँ कन्नौज पर किसका शासन रहा है? गेहड़बाल का शासन रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बहुत ही शानदार तरीके, अच्छे तरीके से पूरी डिटेल के साथ में हमने बात की है, चर्चा की है। किस पर? प्रतिहार वंश पर। हमने तीनों शाखाएं इसमें पढ़ ली हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, हर हर महादेव।